हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस वाले सर। मैं चैट जीपीटी से एक ब्रेक ले रहा हूँ और अपने हिंदी वीडियोस में लाया हूँ आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसमें कई वीडियोस आएंगे जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस इंटरव्यू के क्वेश्चंस उनके आंसर के साथ मिलेंगे। तो अगर आप एजेंडा पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं अगर आप जॉब देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इक्विटी रिसर्च में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में या कंसल्टिंग में। यदि आप कोई बहुत कोर एक अकाउंटेंट की जॉब या कोई टैक्सेशन की जॉब देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। जो 4 अब्रॉड कैटेगरीज देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस इस तरह के इंटरव्यूज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और जी हाँ, ये इंटरव्यू ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको ऑलरेडी फाइनेंस की नॉलेज है, जिन्होंने आप समझ लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑलरेडी फाइनेंस पढ़ा हुआ है। ये फाइनेंस बेसिक्स का कोर्स नहीं है, ये एक इंटरव्यू गाइड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड वेयर कैन यू फाइंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो पोर्शन है एक सब्सिडरी के स्टॉक का जो पेरेंट कंपनी नहीं ओन करती। मैं रिपीट करता हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी के स्टॉक का वो पोर्शन है जो पेरेंट कंपनी नहीं ओन करती। जी हाँ, तो जैसे कि एग्जांपल, अगर कंपनी ए 85% कंपनी बी में ओन करती है, इसका मतलब वो 15% कंपनी बी में ओन नहीं करती, और उस 15% को आप कंपनी ए के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाएंगे कंपनी ए के लिए। अगर आप पूछा जाता है कि आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ दिखेगा, तो उसका आंसर ये है कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा। बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्टमेंट्स आएंगी ही तभी जब पेरेंट सब्सिडरी का 100% से कम ओन करते होंगे। जी हाँ, अगर इसको मैं एक्सेल के एग्जांपल से दिखाऊं तो आइए हम एक्सेल पे आते हैं। तो देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है इनकम स्टेटमेंट। ये एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है। मैंने इनकम स्टेटमेंट किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनाई है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू, अदर इनकम, कॉस्ट के बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिट पे आते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद हम आते हैं पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इनकम टैक्स घटाने के बाद हम आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये एक कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है क्योंकि हम कंसोलिडेटेड इनकम की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब आपके पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि 15% कंपनी ए ओन नहीं करती, तो 6800 में से 15% मैंने देखिए सीधा सा एक्सेल फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। 6800 का 15% 1020 रुपया। तो ये वो 1020 रुपया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी जिसे कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आपको कहाँ मिलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद मिलेगा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरह से यदि हम आते हैं बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट जैसा आप देख सकते हैं, इसमें असेट्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं। जब हम आते हैं इक्विटी पर, तो जी हाँ, जो मेरी इक्विटी है, इक्विटी में मैं वो डिवीजन करूँगा। 15% जो इक्विटी है वो मेरी बिलोंग होगी माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, और 850 इसमें यानी कि 85% मेरी पेरेंट कंपनी, क्योंकि मेरी पेरेंट कंपनी ओन करती है सब्सिडरी का 85%, यानी कि 1000 का 85% 850, और जो बचा जो मेरी पेरेंट कंपनी ओन नहीं करती वो मेरा माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। तो अब जब कोई आपसे पूछे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा बैलेंस शीट में, तो आप कहेंगे कि टोटल इक्विटी की कैलकुलेशन दिखेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद इक्विटी का वो डिवीजन दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 लाइन आइटम्स विच आर फाउंड इन ऑल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि आप देखिए नेट प्रॉफिट हर जगह आता है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि वो अर्निंग्स में जाएगा, और कैश फ्लो में भी आएगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरह का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट आमतौर पर आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इसी तरह से डेप्रिसिएशन है, आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं कैश फ्लो में, आप डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस दिखाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन आता है क्योंकि हम नेट एसेट्स दिखाते हैं, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये 2 लाइन आइटम वो है जो आप कह सकते हैं कि आपको हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेंगे।
अगले सवाल पर आते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है एंटरप्राइज वैल्यू। तो दोस्तों एंटरप्राइज वैल्यू बेसिकली एक मेजर है सिर्फ कंपनी की टोटल वैल्यू का। जी हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि आप बोलेंगे कंपनी की वैल्यू। और वो कैसे आती है, इसके कंपोनेंट्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट और कैश। तो ईवी जिसको हम कहते हैं आमतौर पर एंटरप्राइज वैल्यू को, वो हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें आप डेट ऐड करेंगे और कैश को डिडक्ट करेंगे। तो आप पूछेंगे कि हम डेट को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम पूरी कंपनी खरीदने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। क्या यदि मैं कंपनी खरीदना चाहता हूं तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे को इक्विटी की वैल्यू देगी, लेकिन कंपनी पर यदि डेट है तो मेरे को उस डेट की भी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि डेट भी एक पार्ट है कंपनी की ओवरऑल वैल्यू में। तो मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इक्विटी से है और डेट से मैं उसको ऐड करूंगा और मैं कैश को डिडक्ट करूंगा। क्योंकि यदि अगर मैंने एक कंपनी खरीदी, आप फर्ज कीजिए आपने एक घर खरीदा और आपने घर खरीदा 1,00,000 रुपए में और आपने देखा कि घर के अंदर 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो दोस्तों वो 10,000 रुपया आपका हो जाएगा और उस 1,00,000 में से वो 10,000 आपके लिए कीमत घट जाएगी। तो ऐसे ही जब आप कंपनी खरीदते हैं तो कंपनी का जो कैश है वो आपका है और आप एक तरह से अपने उस परचेज वैल्यू में उस कैश को हटा रहे हैं, इसलिए दोस्तों कैश को डिडक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहाँ ट्रीट करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू में। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और आपको पहले बता दूं कि बहुत लोग गलत आंसर देते हैं। दोस्तों इसका आंसर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ईवी में ऐड किया जाता है। जी हाँ, ये सच है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ईवी में ऐड किया जाता है और इसका रीज़न ये है कि जब आप ईवी की बात करते हैं तो ईवी डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय ज़्यादातर उसको रेशियोज़ के फॉर्म में देखा जाता है, जैसे ईवी बाय एबिटा जो आप यहाँ देख सकते हैं। आमतौर पर हम ईवी को रेशियोज़ की तरह देखते हैं। अब क्योंकि बाकी जो आपका सेल्स या एबिटा है वो कंसोलिडेटेड कंपनी का होता है, तो प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए हम ईवी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप ईवी बाय एबिटा किसी कंपनी का देख रहे हैं तो आप कंसोलिडेटेड एबिटा देख रहे हैं, उसमें अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हटाया नहीं है अभी तक, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को तो आप प्रॉफिट के बाद हटाते हैं। तो आपका वह एबिटा या आपका सेल्स या कुछ भी मेजर या ईबिट आमतौर पर कंसोलिडेटेड होगा। तो आपको जब ईवी से तुलना करनी है, उसकी कंपैरिजन करना है, तो आपको ईवी में उस मकसद के लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। ये आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आगे आए, ये एक काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू विल नॉट प्रेफर पीई रेशो। जी हाँ, पीई रेशो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मैट्रिक है वैल्यूएशन के लिए। और आप आपसे क्यों पूछे कि किस तरह की कंपनी में आप पी रेशो नहीं यूज़ करेंगे, तो इसका एक आंसर है कि कंपनी विच हैज़ हाई कैपेक्स, जैसे इंडस्ट्रियल्स, स्टील की कंपनी, मेटल्स की कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी। जिन कंपनी का हाई कैपेक्स होता है उसमें काफ़ी सारी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो जो आपकी अर्निंग्स है वो अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आपको आमतौर पर डेट लेनी पड़ेगी, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, आपके काफ़ी ज़्यादा असेट्स होंगे, हैवी असेट्स होंगे, तो आप डेप्रिसिएशन भी करेंगे, तो उसमें अर्निंग्स एक तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं और बहुत बार आप देखते हैं ऐसी कंपनियां घाटे में भी चलती हैं, यानी कि लॉस में चलती हैं। तो दोस्तों ऐसे में जब आप पीई यानी कि अर्निंग्स देखते हैं तो अर्निंग्स आमतौर पर कंपैरिजन करने के लिए एक बहुत अच्छा मेट्रिक नहीं होता, क्योंकि एक से बिजनेस में रहने वाली कंपनी भी ये हो सकता है कि उनके डेट स्ट्रक्चर अलग हो, उनका कैपेक्स स्ट्रक्चर अलग हो, और इसलिए ऑपरेशनली अच्छी होते हुए या सिमिलर होते हुए भी उनकी अर्निंग्स में काफ़ी फर्क पड़ जाता हो। तो अब देखेंगे कि ऐसे में अर्निंग्स की तुलना करना बहुत अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे में आप आमतौर पर ईवी बाय एबिटा देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एबिटा आपको कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बताता है, ना कि ये बताता है कि आपका डेप्रिसिएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है या इंटरेस्ट एक्सपेंस से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ईवी बाय एबिटा उस लिहाज में आपके लिए पीई रेशो से बेहतर रहता है। और इसका एक और आंसर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप जब आप बैंकिंग की कंपनीज देखते हैं, बैंक्स, तो आप पीई की बजाय प्राइस टू बुक देखते हैं, क्योंकि बैंक में भी आपकी बहुत ज़्यादा आपको प्रोविजंस बनानी पड़ती हैं, उस वजह से आपकी अर्निंग्स वहाँ भी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आप बुक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू में जो ओवरऑल अर्निंग्स आती हैं वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन होता है। तो आमतौर पर बैंकिंग में पीई के बजाय प्राइस टू बुक यानी कि पीबी यूज़ किया जाता है। और देखिए यहाँ मैंने जैसे बताया ही है कि बैंक से ह्यूज प्रोविजन एक्सपेंसेस होती हैं,
उससे प्रॉफिट का अमाउंट अफेक्ट होता है और पीई कंपैरिजन के लिए फिट नहीं रहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट या इक्विटी? और इसका आंसर है डेट। बहुत लोगों को लगता है कि इक्विटी, लेकिन नहीं, इसका आंसर है डेट। और डेट क्यों है चीपर सोर्स एंड इक्विटी? बिकॉज जो इंटरेस्ट है डेट पर वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। जी हाँ, आप जो आपका डेट पे जो इंटरेस्ट है आप उससे अपना टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब भी कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर एक हाई रिस्क लेता है क्योंकि वो शेयर्स परचेज कर रहा है और डेट नहीं ले रहा जिसमें उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड ब्याज मिलता है। इक्विटी में रिटर्न बहुत अनसर्टेन होता है, तो कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर डेट से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से हमेशा हाई रहती है। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, एज्यूम टू कंपनीज ए एंड बी विद बी हैविंग नो डेट। बी के पास कोई डेट नहीं है, तो किसकी हायर बैक होगी? आमतौर पर लोग आंसर देंगे ए, क्योंकि डेट ही नहीं है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है बी। यानी कि जब डेट नहीं है तो आपकी वैक यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। तो आइए कैसे हम देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है वैक का। तो दोस्तों ये देखिए, ये कैपिटल है मेरी, ये है मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने एग्जांपल रखा हुआ है कि ये 12% है और ये मेरा वेट है 70%। मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, पर पहले देखिए मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, मेरी कॉस्ट ऑफ डेट है 6%, जो कि आमतौर पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा हाई रहेगी। तो दोस्तों मेरा वेट है इक्विटी का 0.7 यानी कि 70%, और दोस्तों मेरा जो डेट का वेट है वो है 0.3 यानी कि 30%। तो दोस्तों वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए मैं इनके रिस्पेक्टिव वेट से मैंने मल्टीप्लाई करा, 12 को 70% से करा तो 8.4 आया, और कॉस्ट ऑफ डेट को जब मैंने वेट से करा तो वो आया 1.8%, 6% इन 2.3। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट में मैं टैक्स को कंसिडर करूंगा तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो मेरी होगी डेट की वो 1.8 में से 30% को कम कर दूंगा, यानी कि 1.8 का 70% लूंगा दोस्तों, जो आएगा 1.3%, और मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनअफेक्टेड रहेगी, वो 8.4% रहेगी। अब दोस्तों मैं आ गया 8.4 प्लस 1.3 9.7%। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि यदि एक कंपनी की, अब ये तो देख लीजिए 9.7% था, तो इसको हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि यदि अगर डेट नहीं है तो वैक का क्या होगा। अब आप फर्ज कीजिए कि डेट है ही नहीं, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरी सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और आपने देखा कि जैसे ही डेट हटी तो दोस्तों मेरा वेट इक्विटी का पूरा 1 हो गया, यानी कि 100%, क्योंकि अब सिर्फ यही सोर्स ऑफ कैपिटल है। तो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट हुई 12%, मेरी आफ्टर टैक्स कॉस्ट 12%, डेट पूरा हट गया। तो आप देखें कैसे मेरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है मेरी कैपिटल की बढ़ गई। और यदि आप और एग्जाम्पल्स के साथ देखना चाहते हैं तो चलिए हम दोबारा आते हैं। अब मैं 6% के बजाय इसको 8% करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरी आफ्टर टैक्स कॉस्ट हो गई 10.1%। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। अब मैं फिर से डेट को हटा देता हूँ, और देखिए मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर 12% हो गई। तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ गई, मेरी वैक बढ़ गई। आप एक और एग्जांपल लीजिए, मैं इसको दोबारा से सपोज 6% लेता हूँ, और अगर मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लीजिए 13% है, 11% भी है, अब मेरी वैक है 9%, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हुई है। और दोस्तों मैंने फिर से डेट हटा दी, अगर माफ़ कीजिए मैंने फिर से डेट हटा दी, तो देखिए मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर मेरी वैक आ गई 11%। तो दोस्तों जितने भी एग्जांपल हैं आप यही पाएंगे कि जैसे मेरी डेट का क्या इम्पैक्ट आता है, डेट कम होने से हटने से मेरी वैक बढ़ती है, क्योंकि मेरा टैक्स सेविंग कंपोनेंट हट जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देने में गलतियां करते हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को गलत तरह से समझते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/c/finance-wale-sir। मुझे ईमेल कीजिए finance-wale-sir@gmail.com, और बहुत जल्द आऊँगा और इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।